Hello learners, I hope you all are safe and doing well at your home. In today's video, we will be studying the first topic of the chapter, the end of bipolarity, that what was the Soviet system. Before starting, let's take a look at the background of this chapter. This will make our concepts more clearer. This is just some extra knowledge, so if you strictly want to stick to your syllabus, then skip the video as per your need. The timestamp has been provided in the description box. So basically 1917 से पहले का जो टाइम था तब रशिया पर ऑटोक्रेटिक रूल था जार निकोलस का। ऑटोक्रेटिक रूलर वो होता है जो बिल्कुल किसी की नहीं सुनता है, मतलब अपनी ही मनमानी करता है। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करें तो जो लिटरल मीनिंग आता है वो है तानाशाह। ऑलराइट, तो ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, तो रशिया से भी सोल्जर्स भेजे जाते थे वॉर के लिए, पर ये ट्रेन सोल्जर्स नहीं होते थे। दीज वर पीजेंट्स एंड वर्कर्स, और क्योंकि इनके पास कोई वेपन्स और ट्रेनिंग नहीं होती थी तो ये काफ़ी लार्ज स्केल पर मर रहे थे। ऑल्सो क्योंकि वॉर पर इनका इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था तो फूड सप्लाईज बहुत कम हो गए थे, और ब्रेड जो कि वहाँ के लोगों का बेसिक फूड था उसके प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन इतना कम हो गया था तो प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गए थे। अब इस सबसे वहाँ के लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था, तो इसलिए उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया रशियन रेवोल्यूशन, जिसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, जो कि कार्ल मार्क्स के भक्त थे। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है। तो लेनिन की आइडियोलॉजी सोशलिज्म और कम्युनिज्म की थी, इसलिए इस रेवोल्यूशन को सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। सोशलिज्म में यही होता है कि स्टेट के लिए सब लोग बराबर होते हैं, स्टेट सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने सिटीजन्स में इक्वली। अब इससे निकल कर आता है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, दैट इज द यूएसएसआर, और इसमें थे रशिया और 14 अदर नेशंस। यूएसएसआर सोशलिज्म से इंस्पायर्ड था और एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता था जहां सबको एक जैसे राइट्स मिले, सबको बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल हों, बेसिकली एक एगैलिटेरियन सोसाइटी जिसे कहते हैं वो बनाना चाहता था। और जो सोवियत सिस्टम था वो पूरी तरह से सेंटर था कम्युनिस्ट पार्टी के अराउंड, मतलब कि इतने बड़े यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी और इसके अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी को अलाउड नहीं था कंपटीशन में हिस्सा लेना। नो पोजीशन वॉज अलाउड। सारी इकोनॉमी स्टेट ही प्लान और कंट्रोल करता था, और स्टेट तो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में था, तो पूरा यूएसएसआर वॉज गवर्न बाय द कम्युनिस्ट पार्टी अलोन। और अब आती है वर्ल्ड वॉर 2। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यूएसएसआर अलाइड फोर्सेस का पार्ट थी और वो जीत गई थी, तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको भी सोवियत आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया था, और अब ये यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई थी, जहाँ पर सेम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप किए गए थे जैसे कि यूएसएसआर में थे। और इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को कहा गया था द सेकेंड वर्ल्ड या फिर द सोशलिस्ट ब्लॉक। और जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वॉर्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस था जिसका मेन फंक्शन था नाटो फोर्सेस को काउंटर करना। इसका एक और फंक्शन ये भी था इस सोशलिस्ट ब्लॉक को जोड़े रखना, और इस ग्रुप का लीडर था अगेन यूएसएसआर। नाउ वन क्वेश्चन दैट पॉप्स इन आवर माइंड इज कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी यूएसएसआर की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड कैसे हो गई थी। तो इसके पीछे कई सारे रीजंस थे, एक एक करके बात करते हैं। तो पहला था कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क। अब आप मैप में ही देख लीजिए कि यूएसएसआर कितना ज़्यादा बड़ा था, कितना ज़्यादा एरिया कवर करता था यूएसएसआर। सो इसलिए इसके कम्युनिकेशंस नेटवर्क भी काफ़ी सारे थे, क्योंकि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने अंडर लाने के बाद सोवियत यूनियन की रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑल्सो अब क्योंकि इतना ज़्यादा एरिया यूएसएसआर के पास था तो इसके पास बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेज भी थे, जैसे ऑयल, आयरन एंड स्टील, और यही सब बेचकर तो पैसा आता है एक नेशन में। अब क्योंकि इसके पास इतने सारे रिसोर्सेज थे तो इनका ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे भी काफ़ी डेवलप था, और फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यूएसएसआर के पास थी एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, मतलब जो भी कुछ सामान होता था वो यूएसएसआर को किसी से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, बट वो खुद ही सब कुछ प्रोड्यूस कर लेता था। एक छोटी पेन से लेकर कार तक सब यूएसएसआर में ही बनाया जाता था। हाँ, पर उनकी क्वालिटी यूएसए जितनी अच्छी नहीं थी, बट एटलीस्ट हर चीज़ यूएसएसआर में ही बन रही थी। ऑल्सो जो सोवियत स्टेट था उसने एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट किया था अपने सारे सिटीजन्स के लिए। वहाँ सभी के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, फूड अवेलेबल थे, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। सोचकर देखिए आप कि कैसा होगा यूएसएसआर इन कंपैरिजन टू आज का इंडिया, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। पर यूएसएसआर में इतने समय पहले भी कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था।
पर जो भी लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स थे वो सिर्फ स्टेट ही कंट्रोल करता था. सो स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप इन द यूएसएसआर. ब्रॉडली स्पीकिंग यूएसएसआर में रिच और पुअर लोगों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था. तो ये सब सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि यूएसएसआर तो बहुत सही था, सब कुछ अच्छा ही था यूएसएसआर में. तो फिर ये डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ? तो चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं. द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन. अरे ये क्या बोलते हैं, मतलब ही तो बताओ इनका. ओके, तो ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स और प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करना, जिससे जो पूरा एंटायर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है स्टेट का, वो काफ़ी हद तक स्लो और डिफ़िकल्ट बन जाता है. ऑल्सो अथॉरिटेरियन बन गया था सोवियत सिस्टम, मतलब पीपल को फ्रीडम नहीं थी कुछ भी डिसाइड करने की. ऑल राइट. ऑल्सो डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पर, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी. अगर लोगों को किसी चीज़ से परेशानी थी तो वो ये भी नहीं बता सकते थे पब्लिकली कि उन्हें किस चीज़ से परेशानी है. ब्रॉडली स्पीकिंग सोवियत स्टेट को रिफॉर्म की ज़रूरत थी, मतलब कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, क्योंकि एक तो वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम था, तो पब्लिक के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था. दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी जो पूरी तरह से सोवियत यूनियन को कंट्रोल कर रही थी, वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल. लिटरली स्पीकिंग जवाबदेही नहीं थी, मतलब पार्टी जो भी करती थी वो किसी को भी इसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देती थी कि उसने ऐसा क्यों किया. उससे कोई पूछ ही सकता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है. और इस सब की वजह से सारे 15 रिपब्लिक्स जो कि मिलकर यूएसएसआर बनाते थे, वो चाहते थे कि वो अपने मामलों को खुद ही देखेंगे, इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स एज वेल. बट कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसा करने से भी मना कर दिया. एक और चीज़, कहने को तो रशिया सिर्फ उन 15 रिपब्लिक में से एक था, पर एक्चुअल में रशिया सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था. और जो दूसरे रिपब्लिक के लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है. ऑल्सो दे फेल्ट सप्रेस्ड, मतलब कि उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है और उनको दबा दिया जाता है. और जो आर्म्स रेस थी, जो कि लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, उसमें यूएसएसआर बिल्कुल यूएसएसआर के लेवल पर ही था. बट फॉर दिस द यूएसएसआर हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑन इट्स मिलिट्री. ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएसएसआर यूएसए से बहुत ज़्यादा पीछे था. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूएसए का काफ़ी ज़्यादा एडवांस था इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द यूएसएसआर. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूएसए हैड डेमोक्रेसी. सो वहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस पूरी हो रही थी, जिसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा था यूएसएसआर में. देन कम्स द सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान. तो इसमें हुआ क्या था कि यूएसएसआर की मिलिट्री आर्मी जो थी वो जाती है अफगानिस्तान उस पर कब्जा करने, उसको इन्वेड करने इन 1979. एट दैट टाइम यूएसएसआर की आर्मी को रेड आर्मी भी कहा जाता था. ऑल्सो इट वॉज सो मच पावरफुल कि ऐसा कहा जाता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता है. तो वो जाती है और लड़ती है और ये वॉर चलती है फॉर 10 years. इन दिस वॉर अफगानिस्तान वॉज बैक्ड बाय द यूएसए एंड ऑल्सो पाकिस्तान. सो काफ़ी हेल्प मिलती है अफगानिस्तान को पाकिस्तान और यूएसए से. और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1989 में अफगानिस्तान जीत जाता है और रेड आर्मी को वहाँ से भाग कर आना पड़ता है. ऐसे में यूएसएसआर की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी पूरे वर्ल्ड में. ऑल्सो क्योंकि वॉर 10 साल तक चली थी, तो आर्मी जो अफगानिस्तान में रह रही थी उसका काफ़ी ज़्यादा खर्चा था और वो सब यूएसएसआर को ही पे करना पड़ता था, जिससे यूएसएसआर की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी. और इस सब ने पूरे सोवियत सिस्टम को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था. प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी में यूएसएसआर पीछे होता जा रहा था फ्रॉम दैट यूएसए. इसकी वजह से सामान की शॉर्टेज होने लगी थी. फूड सप्लाई भी काफ़ी कम हो चुका था. ऐसे में सोवियत यूनियन को फूड इंपोर्ट कराना पड़ता था. लेट 1970s में, मतलब जब से अफगानिस्तान इन्वेजन स्टार्ट हुआ था, तभी से यूएसएसआर की इकोनॉमी वॉज फ्लैटरिंग, मतलब कि डगमगाने लगी थी. और फिर बाद में इट बिकेम स्टैग्नेंट. दैट मीन्स कि सोवियत की इकोनॉमी एकदम से आकर रुक गई थी. Alright learners, that's it for today's video. We will continue the chapter in the next video. I hope you guys found it helpful. If there's still some doubt in your mind, please feel free to ask them. You can text me on Instagram as well. My Instagram handle has been given in the description box. Till then, stay safe, stay positive, and happy learning.